अभी हमारे पास जो है, जब आप स्वैपिंग करते हैं तो ये इस तरह के करंट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपका जब कौन से आईसी लगेगी तो क्या करंट बनेगा। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हम क्या कर रहे हैं, हम ना सीपीयू को हीट नहीं कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं किसको? ब्लेड को। तो ब्लेड जैसे गर्म होगा तो ब्लेड अपने आप काट देगा उसे। आप सीपीयू को गर्म करेंगे तो सीपीयू क्या हो जाएगा? ओवरहीट हो सकता है उस कंडीशन में। तो आपका टेम्परेचर मैक्सिमम आप 280 जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं? एयर जीरो कर रखे सर मैंने। याद रखना आपका ब्लेड जो है वो सीपीयू के अंदर ना घुस जाए। नोक तो यूज करनी है इसकी, लेकिन अगर आप वो सीपीयू के अंदर चला गया तो आपका सीपीयू वैसे ही खराब हो गया। तो थोड़ा सा इसमें ना स्टेबिलिटी की जरूरत है। हेलो दोस्तों, एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उन लोगों के लिए रहने वाली है जो सीपीयू वगैरह का काम कर लेते हैं लेकिन उन्हें रैम वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप रैम को अलग करेंगे और कैसे आप उस पर रैम शिफ्ट करेंगे। बने रहें वीडियो पर। रैम खराब होने के दो सिम्टम्स होंगे। एक तो रैम मिसिंग आ सकती है। मिसिंग का मतलब क्या है कि 13 पे एरर मारने लगे, या रैम शॉर्ट आ सकती है। यानी रैम शॉर्ट का मतलब क्या है कि जब आप ट्रिगर करेंगे तो हाई बूट पे चला जाएगा। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि रैम शॉर्ट हो गई आपके बोर्ड की, किसी बोर्ड की, तो कई बार आप नोटिस करेंगे जब आप पूरे सीपीयू पे रोजन लगाएंगे ना, ऐसे सीपीयू पे रोजन लगाया आपने, तो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया यानी एक बॉक्स जैसा एरिया गर्म होता है। अगर ऐसा कोई एरिया गर्म होता है तो 99% रैम ही शॉर्ट होती है। अब कई बार ये कंपोनेंट से भी शॉर्टिंग निकल सकती है, तो रैम के कंपोनेंट भी देखने होते हैं हमें। एसडी रैम के 1.8, 1.82, 1.2 और 1.82 सप्लाई जा रही होती है। बायोनिक में ज्यादातर ये आपका रैम के इंटरनली शॉर्ट होने से होगा। इस कंडीशन में आप बोर्ड को स्वैप मारकर भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बायोनिक में रैम और सीपीयू दोनों क्या है, एक साथ जुड़े हुए, मर्ज हुए में। अगर ये डबल डेकर होता तो आप रैम डायरेक्ट चेंज कर सकते थे। हर मॉडल में आपको रैम डायरेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। रैम चेंज करने के बाद आपको ना तो कोई प्रोग्रामिंग करनी है, ना कोई आपको अलग से सिस्टम से फ्लैश करना है। यानी आपके पास क्लाइंट का सेट आया जिसमें हाई जंप है, यानी हाई बूट है, और वो आपका A8 से A10 से ऊपर का कोई भी सीपीयू है, यानी A10 है, A11 है, 12, 13, 14, 15, सभी में रैम और सीपीयू दोनों फिक्स्ड हुए होते हैं ऐसे। तो अगर आपको इसकी रैम निकालनी होती है तो इसके दो तरीके हैं। एक, आप 11 नंबर का, ये 4 नंबर का ब्लेड से धीरे धीरे से तोड़ दें सीपीयू के ऊपर से, जो कि रिस्की है एज ए बिगनर, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होगा कि आपने ज़्यादा प्रेशर डाला तो सीपीयू भी तोड़ दिया। सीपीयू तोड़ते ही गेम क्या हो जाएगा, खत्म, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, उसे रैम को ड्रिल कर सकते हैं ऊपर से। तो अभी हम सीखेंगे पहले ड्रिल वाला प्रोसेस। यानी जितने भी ऑन बोर्ड पे काम करते हैं ज़्यादातर वो किस पे करते हैं, ड्रिल से। क्लाइंट का सेट आता है तो हमें कोई उसे ऐसा टैलेंट नहीं दिखाना होता कि देख मैं ब्लेड से निकाल दूंगा तेरे रैम, हमें उसे ठीक करना होता है। तो सेफ प्रोग्रेशन जो है वो ड्रिल है, आप ड्रिल का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये सेट अभी आपने वीडियो में देखा है ऑन है। मैं आपको डेमो दिखाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि रैम को कैसे चेंज करना होता है। सही है, करें।
देखो भाई ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला जहाँ पे मैं अभी ड्रिल मारने वाला हूँ, ये हिस्सा लास्ट स्टेज है, इसके ऊपर का हिस्सा आपको क्लीन करना है बस, ये वाला भी। यहाँ सिल्वर सिल्वर पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ तक आपको घिसना है सिर्फ, जब तक सब तरफ से सिल्वर सिल्वर पॉइंट नजर नहीं आ जाए तब तक घिसते रहना है। तो ये हिस्सा तो आपका नजर आने लगा, ये हिस्सा ऊंचा दिख रहा है अभी मुझे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो रैम जो है वो यहाँ तक है बस आपकी। तो जब आपके सेट की रैम शॉर्ट होगी तो उस कंडीशन में क्लाइंट आपके पास आएगा, वो डाटा मांगेगा। इस कंडीशन में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप स्वैप करके भी कस्टमर का डाटा नहीं दे पाओगे, क्योंकि सीपीयू तो वही लगाओगे ना, या सीपीयू भी दूसरा लगा दोगे। तो यहाँ पर आपके पास इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको रैम चेंज करनी आनी ही चाहिए। ये जो प्रोसीजर है ये आपका A10 से लेकर ऊपर तक के जितने मॉडल आ रहे हैं, 16 आ रहा है या 14 प्रो आ रहा है या कोई भी मॉडल आ रहा है, सबका एक जैसा मेथड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके चला रहा हूँ, रीजन क्योंकि मुझे माइक्रोस्कोप में आपको भी दिखाना है। तो ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं चल पाएगा ये, ऐसे यहाँ अड़ जाएगा। तो हल्का सा हमने पीसीबी को टेढ़ा कर रखा है, हल्का सा ग्राइंडर को ऐसा टेढ़ा कर रखा है। बार बार चेक करते रहना है कि कहीं आप ज्यादा तो नहीं घिसना है। बचती है नहीं बचती देखते हैं, वहां पे पता चल जाएगा। रिटर्न हो जाएगा 135 से, वहां का सीपीयू शॉर्ट हो गया हो तो हाई बूट मार जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये अभी करंट जो दिखा रहा है ये बता रहा है कि रैम मिसिंग है। फर्स्ट बूट तो ट्राई हो रहा है पूरा, लेकिन फर्स्ट बूट से कहाँ नहीं जा रहा, बताओ जैसे। सेकंड बूट में शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेकंड बूट में तब शिफ्ट होगा जब रैम लग जाएगी। तो ये अभी फर्स्ट बूट से क्या होगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा 135 से, क्या होगा फिर से 0 की तरफ को चला जाएगा। देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा, पहले देखो गया और फिर से उड़ गया। तो ये बार बार सेम पैटर्न करता रहेगा। कब तक करता रहेगा ये आपका? तो अभी रैम शॉर्ट है या मिसिंग है? अब इसकी मिसिंग है अभी रैम। तो आपके पास कई बार ऐसा करंट भी आ सकता है जो रैम मिसिंग का करंट देखने को मिलेगा। इसके लिए हम क्या डबल श्योर होते हैं, तो वो बार बार जब आप फ्लैश करेंगे तो वो 13 पे एरर मारता रहेगा। कितने पे एरर मारता रहेगा? और एक बार कई बार आपके पास सेट ऐसा आएगा जो आपका रैम से शॉर्ट मिसिंग नहीं होगा, रैम शॉर्ट हो गई होगी। रैम शॉर्ट होने के 3 रीजन होंगे। या तो कोई सेट पानी में गिर गया है, किसमें गिर गया है, और वो कंटिन्यूसली से यूज कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी रैम उड़ जाएगी। दूसरा, किसी का सेट बहुत तेजी से गिरा, उस कंडीशन में भी रैम जो है इंटरनली सर्किट उसका शॉर्ट कर जाता है। चौथा, किसी ने प्री हीटर पर रख दिया बहुत देर तक सेट को, तो उसका रैम जो है इंटरनली वो क्या कर गई है, शॉर्ट। तीनों का एक ही सोल्यूशन है कि आपको इस पे दूसरी रैम लगानी पड़ेगी। चले आगे, करंट पहचानने में आ गया भाई। अभी ये बोल रहे हैं कि मेरा पावर ठीक है, सीपीयू ठीक है और नेट ठीक है। आपने करंट लिखे क्या? लिखवा दो क्या मैं करंट? हाँ
मैं जो बोल रहा हूँ वो करंट लिखो, ऐसे नहीं समझोगे आप। आपका बोर्ड पर क्या क्या चीज नहीं होगी तो क्या क्या करंट बनेगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो 4 से 5 तरह के करंट होंगे। पहला करंट ध्यान से सुनना है, पावर प्लस सीपीयू प्लस नैंड रैम। बोर्ड पर क्या नहीं है, बोर्ड पर लगी क्या, बोर्ड पर क्या लगा है, बोर्ड पर क्या लगी है, क्या नहीं लगी है, नैंड नहीं लगी है। तो करंट होना चाहिए आपका डीएफयू। कितना होना चाहिए डीएफयू करंट, 45 टू 120 मिलीएम्प। ज्यादातर बोर्ड यही करंट में दिखाते हैं। कई बार क्या होगा कि 200 पे भी डीएफयू बन सकता है किसी का, वो स्टैंडर्ड नहीं है। उसका मतलब ये है कि उस डीएफयू के साथ माइनर कोई ना कोई शॉर्टिंग भी है बोर्ड पर। यानी बेसिकली अगर आप 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स या 15 तक भी देखेंगे तो आपका करंट यही बनेगा 120 तक मैक्सिमम। दूसरा करंट लिख लो, पावर प्लस सीपीयू प्लस नैंड। क्या लिखा है, अभी बोर्ड पर क्या नहीं है, रैम नहीं। क्या आएगा करंट, डांसिंग। कहां से रिटर्न हो सकता है मैक्सिमम, जो छोटे सेट है वो 90 से रिटर्न हो जाते हैं। जैसे आपका आईफोन 6s है, 7 है, तो ये क्या करेगा 0.35 70 या 0.45 90 तक जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। अगर कोई बड़ा फोन देखेंगे आप जैसे 12 13 14, तो ये जो मैक्सिमम करंट देखने को मिलेगा आपको वो 130 या 140 से रिटर्न कर जाएगा। समझ है, ऐसे होगा करंट। और फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो, फिर से सेम पैटर्न पे चला जाएगा, ऐसे डांसिंग करता रहेगा, रिटर्न होता रहेगा ऐसे। नहीं, आपको पैटर्न याद रखना है कि मैक्सिमम जो बड़े सेट है वो 120 या 130 से रिटर्न हो जाते हैं, जो छोटे सेट है वो 90 से रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन वो सेम पैटर्न बनाते रहते हैं ऐसे बार 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 बार। लिखे तीसरा, बोर्ड पर है इस बार पावर प्लस नैंड। क्या नहीं है बोर्ड पर, नो सीपीयू। ऑब्वियसली जब सीपीयू नहीं तो रैम तो हवा में लगेगी नहीं, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। करंट होगा आपका 0.3 से 35 मिली एम्प के बीच में। और ये क्या होगा, स्टक होगा। हटो क्या, पूछ सकते हो आप, ये वीडियो बनने इसका मतलब नहीं कि आप पूछ नहीं सकते। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा दोबारा दोबारा पूछो, वीडियो में हम आपके पास काट देंगे वो। सरदार हंस क्यों रहा है तू, अच्छा लग रहा है इसको क्या, हैं जी, कौन जेंटलमैन लग रहा है, मैं ये इसमें देख रहा होगा क्या बोल रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा, ये अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या कह रहा है ये, लग क्यों नहीं रहा तुझे देख के। चले आगे, ये लिखते चौथा भी, फोर्थ पावर है बोर्ड पर, सीपीयू भी बोर्ड पर, रैम भी है बोर्ड पर, नैंड भी है विद प्रोग्राम। क्या हुई है, विद प्रोग्राम
या फिर क्या हो गई है, चेंज। करंट रहेगा फिर से क्या, डीएफयू। हाँ नैंड फॉर्मेट है, लिख लिया भाई चारों। तो अभी हमारे पास जो है, जब आप स्वैपिंग करते हैं तो ये इस तरह के करंट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपका जब कौन से ऐसे लगेगी तो क्या करंट बनेगा। जैसे आपने एक सीएनसी बोर्ड खरीदा तो सीएनसी बोर्ड पर, अच्छा एक और रह गया यार, लिख दूं क्या, लो बूट वही है जो पावर के साथ है, जिसमें सीपीयू डिस्कनेक्ट आता है। हाँ जी वेरी गुड शाबाश, वही जो यहाँ पर था। यानी ये करंट कहाँ गया, कहाँ लिखा हमने, ये वाला, ये करंट विद नैंड और विदाउट नैंड, यानी पावर के साथ अगर नैंड लगी तब भी ये करंट रहेगा, पावर के साथ अगर नैंड नहीं भी लगी है तब भी ये करंट रहेगा। तो कई बार आप सीएनसी लेकर आएंगे जिसमें नैंड भी लगी हुई आएगी, कई बार आप सीएनसी लेकर आएंगे जिसमें नैंड निकली हुई आएगी, तो दोनों का करंट यही रहेगा सेम। करे भाई आगे, लिख लिया, ये काम का था आपके, इसलिए मैंने बीच में बोल दिया है। हल्का सा मतलब अगर थोड़ा सा और नीचे जाता ना ये, तो उसका कांड हो ही गया था। भाई 4 नंबर का ब्लेड किसी के पास नया है, नया नया चाहिए बिल्कुल। अच्छा एक चीज समझिए, आप सुनिएगा इधर, जैसे हमने इसे ड्रिल किया तो अभी इसकी बॉल ना हार्ड है और इस पर ग्लू भी है, जैसे कि अभी ग्लू दिखाई दे रहा है आपको हल्का बहुत, तो थोड़ी सी जगह पहले हम इसे सॉफ्ट भी करेंगे। देखो जब हम इसका ग्लू हटाएंगे ये, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हम क्या कर रहे हैं, हम ना सीपीयू को हीट नहीं कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं किसको, ब्लेड को। तो ब्लेड जैसे गर्म होगा तो ब्लेड अपने आप काट देगा उसे। आप सीपीयू को गर्म करेंगे तो सीपीयू क्या हो जाएगा, ओवरहीट हो सकता है उस कंडीशन में। तो आपका टेम्परेचर मैक्सिमम आप 280 जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं, 280। एयर 0 कर रखे सर मैंने। इसके लिए आपको हमेशा नया ब्लेड लेना है भाई, ये पुराने ब्लेड से काम नहीं होगा। देखो ये 15 नंबर का ब्लेड है ये। टेम्परेचर कम रखना है यहाँ पर आयरन का, और ऐसे हल्का हल्का सा चला देना है इसमें। हाँ जी, इससे जल्दी चिपक जाएगा, ये रैम जो है इसकी जल्दी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा फास्ट। वन 138 ले लो, 83 ले लो, मैंने 83 ले रखा है। वैसे आपके लिए 138 सही रहेगा। अभी समझ आया भाई? जी हाँ, कम किया है मैंने आज, क्योंकि इसके ना नीचे भी सीपीयू है, तो अगर आप 450 पे काम करते हैं तो कई बार बॉल ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने काम किया है आपका 390 पे।
फिर एक बार करंट देख ही ले यार, काफ़ी देर तक हीट मार रहा है, कभी कांड हो जाए। सेम करंट चाहिए हमें फिर से। अभी थोड़ा सा गर्म है तो 40 से 140 तक जा रहा होगा वो, और अभी हमें इसे पकड़ना पड़ेगा एक बार। जब तक रिटर्न अपने आप नहीं उठेगा तब तक आपको नहीं मानना है कि वो करंट वही वाला है रैम वाला। जैसे उठ के फिर जीरो हो गया तो फिर आपका वो करंट वो नहीं है। तो रैम के करंट में क्या होता है कि उठेगा दोबारा भी। सही है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आ गया जिसकी आपने ये कंडीशन थी, आपने उसकी रैम निकाल दी, अब आपको इस पर रैम भी लगानी पड़ेगी। तो मार्केट में रैम अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है मार्केट में? रैम अवेलेबल नहीं है भाई। फिर कैसे करेंगे? हाँ जी, देखो अभी हमने क्या किया, सीपीयू के ऊपर की हेड घिस दिया रैम निकालने के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सीपीयू चाहिए डोनर में से किसी में से भी निकाल के, उसको पीछे से घिसना है, सीपीयू खत्म करना है, रैम बचानी है उसकी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अभी हमने क्या किया है, सीपीयू बचाया है और रैम घिस दिया है। अब हमने क्या करना है, सीपीयू खत्म करना है, रैम बचानी है। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई डोनर बोर्ड है उसका सीपीयू आप निकाल सकते हैं, बशर्त वो क्रैक हुआ हुआ ना हो। पैड उखड़ गए उसके सारे वो चल जाएगा, क्योंकि आपको सीपीयू चाहिए भी नहीं। तो मेरे पास एक पड़ा है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कैसे हमने तैयार किया। देखो ये सीपीयू पड़ा है हमारे पास, जो बीच में से क्या हो गया है, क्रैक हुआ हुआ है, ये स्क्रैच हुआ हुआ है, ये गंजा है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मेरे कहने से आपको भी कुछ समझ में आ रहा है गंजा कैसे बोलते हैं हम? इसके बीच के कोर के सारे प्रिंट गायब हैं। क्या आपको नजर नहीं आ रहे? आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कितनों को नजर आ रहे हैं? ये बीच का हिस्सा जो है ये वाला, ये सारे पैड जो है इसके गायब हो गए। ऐसा कई बार आपका सीपीयू जो आप निकाल रहे होंगे उसके साथ भी हो सकता है। वो कब होगा? जब आप इसे अर्ली पिक कर लेंगे, या फिर बोर्ड बहुत ज्यादा बैंड हुआ हो, या फिर किसी ने पावर पे हीट मारी, पावर निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा डाली, उससे सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने 2-3 बार ट्राई कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पेशली A15, कौन सा मॉडल भाई, और A14, उसके अलावा A16, इन 3 बोर्ड में या इन 3 सीपीयू में ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसके बीच के पैड जो है वो गंजे हो जाते। तो अगर आप इसे निकाल रहे हैं तो मेक श्योर रखें कि आप बिल्कुल इस पर प्रेशर न डालें। जैसे A10 पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के भी घुमाते ना, इसमें ऐसा प्रेशर नहीं चाहिए होता। जैसे हमने स्क्रैपर डाला ऐसे घुमा दिया था, A10 झेल जाएगा। अगर वो 15 है या 14 है या 16 है, तो जब तक वो खुद ना कहे तब तक उसे घुमाना नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोलूं? तो ये ज़्यादा जल्दी निकालने से हो गया, हमारे लिए काम आएगा। अच्छे किसने खराब कर रखा है? तो अपने को चाहिए होल्डर, किसने उठा लिया यहाँ से? आईसी होल्डर, नाम बता दो बस उसका मुझे। अरे अरमान तो देखो देखो, ये चल जाएगा, लेकिन हमारा वाला कहाँ है? चल तो ये भी जाएगा। देख लो, उसमें एक और चीज दिखाता हूँ, डीटीसी निकालना। कई बार आप क्या करते हैं कि आप सीपीयू निकालेंगे, सही निकलेगा बिल्कुल सीपीयू। सही निकलने का मतलब क्या है, सारे पैड वैड सही होंगे, आप उसे क्लीन भी अच्छे से कर लेंगे, लेकिन क्लीन करने में गलती क्या हो जाएगी कि आपसे ये ना शीशा टूट जाएंगे। ये डीटीसी, इनके टूटते ही सेट जो है, आप सीपीयू को प्रॉपर रिवॉल्व करेंगे, लगाएंगे, लगाने के बाद सेट जो है वो हाई बूट पे चला जाएगा, सीपीयू शॉर्ट आने लगेगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि अगर ये डीटीसी क्रैक हो गया, ये वाला ये कब हो सकता है, जब आप इस पर ब्रश चला रहे हैं तब हो जाए, या आप स्क्रैपर से इसे क्लीन कर रहे हैं, या 11 नंबर के ब्लेड से क्लीन कर रहे हैं, या रेड ब्लेड से क्लीन कर रहे हैं, या उसके बाद ब्रश चला दिया आपने ऐसे। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है,
स्पेशली A16 और A15 के, तो ये टूट जाती है बहुत जल्दी। तो अगर ये टूट गए हैं तो इन्हें हटाए बगैर आप CPU स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से IC है CPU के ऊपर लगी हुई। तो अगर किसी की खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो कैसे हटाना है, उसके लिए आपको बिल्कुल नया ब्लेड ले लेना है 11 नंबर का। कौन सा ब्लेड लेना है? टेम्परेचर रखना है 310, तो आपको पता चल गया होगा उसमें कितना रखना है। तो मैंने रखा है 310 312, सही है। एयर रख लेनी है 4। कितनी रख लेनी है? एक जगह पे हाथ को रोकना नहीं। अगर आपने एक जगह पे रोका तो सही CPU को भी आप क्रैक करा दोगे। तो आपको ना हाथ मूव करते रहना है, ऐसे धीरे धीरे हिलाते रहना है, स्टेबल नहीं करना है कहीं भी। याद रखना आपका ब्लेड जो है वो CPU के अंदर ना घुस जाए। नोक तो यूज करनी है इसकी, लेकिन अगर आप वो CPU के अंदर चला गया तो आपका CPU वैसे ही खराब हो गया। तो थोड़ा सा इसमें ना स्टेबिलिटी की जरूरत है। कब करना है ये काम भाई? सबसे ज्यादा दिक्कत ये बड़ा वाला करता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग इसे पूरे को निकाल पाएंगे आप में से। ये टूट के ही निकलेगा, थोड़ा बड़ा होता है और हमारी थोड़ी जल्दी निकालने की प्रैक्टिस होती है इसकी, क्योंकि हमें CPU जिंदा बचाना होता है, IC तो बचानी नहीं होती। तो ये 2 हिस्सों में टूट के निकलता है कई बार ये। इस पे जब आप इसे लगाएंगे तो उस पर आपको UV लगाना पड़ेगा जब आप ओके बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो खैर मैंने इसलिए नहीं निकाला है, मुझे इसका ये निकालना था। मुझे इसका रैम चाहिए तो मैं इसे फ्लैट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ मैं। समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे पूरे को स्क्रैच कर देंगे तो आपको रैम जो मिलेगी, इसे घिसते घिसते हम लेकर आए यहाँ पर। ये हमने रैम तैयार कर रखी है पहले, नजर आ रही है? देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो अभी मैं घिस रहा था, ये वाले हिस्से में, इसमें क्या काफी मोटी दिख रही है आपको, नजर आ रही मोटी? ये आप अगर आपके पास A10 का बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? A10, या कोई भी जो सैंडविच बोर्ड नहीं जैसे XR या 8, इन सेटों में क्या होता है कि ये आप ऊपर का पर्दा घिस के भी अगर इसे रिवॉल्व करके डालेंगे ना ऊपर वाली को, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेस होता है। जब आप इसे दोबारा लगा रहे हैं तो साइज CPU का क्या होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर सैंडविच बोर्ड है तो सैंडविच बोर्ड में CPU अंदर की तरफ हो जाता है। तो अगर आपने इसे मोटा किया तो कई बार सैंडविच के सीधा स्पेस रह जाता है ऐसे, तो हमें और पतली करनी होती है। देखो कितनी पतली की गई है, दिखाई दे रही है आपको दोनों का कंपैरिजन? ये देखो इसके कंपैरिजन में ये आधी हो गई है। तो अगर आपको यहाँ तक इसे लेकर आना होता है, यहाँ तक, तो आपको ये घिसनी पड़ती है, ऐसा CPU घिसा है आपने। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन अगर आपको 7 या आपके पास 8 या फिर XR है जिसमें आपका सैंडविच बोर्ड नहीं है, उसमें आप ऊपर का पर्दा रिवॉल्व करके इसे ऐसे डालेंगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेस मिल जाएगा आपको इतना। लेकिन अगर सैंडविच है तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। चलो लगाएं।
अच्छा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आ रहा है किसी की समझ में? देखो ये बॉल्स जो है, ये बॉल्स ये ऐसे रखी जानी है। ये देखो, ये 2 बॉल इधर है तो हमारी भी 2 बॉल इधर है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। कोई आँख का अंधा ही से उल्टा लगाएगा। कई बार क्या होगा ना, ये जो सीपीयू में से आपने जिसमें रैम निकाली तो कई बार वो सीपीयू निकालने में ओवरहीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी रैम भी शॉर्ट हो सकती है, या फिर लगी शॉर्ट हो सकती है, या फिर रैम स्टार्ट नहीं हो सकती है उसकी। तो कई बार हम जब ऐसे ट्राई करते हैं तो 1 से 2 रैम भी बदलने की देखनी पड़ जाती है कई बार हम। और प्रो सीरीज से लोअर में लगा सकते हो, लोअर के प्रो में नहीं डालनी। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे 13 प्रो की 13 में डाल सकते हो, 13 की 13 प्रो में नहीं चलेगी। सीपीयू सेम होता है, रैम नहीं सेम होती ना। जैसे 7 प्लस का सीपीयू सेम है या नहीं है? 7 और 7 प्लस का सीपीयू सेम है या नहीं है? सेम है। 8 है दोनों में। 7 प्लस की 3 GB रैम है, 7 प्लस की 3 GB रैम है, 7 की 2 GB रैम। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? देख ली भाई, बैठा भी है यानी। देखो अगर सही लगी होगी तो 200 क्रॉस कर जाएगा, और अगर सही नहीं लगी होगी तो सेम करंट जैसा भी दिखा रहा था वैसे ही दिखाएगा। और अगर ज्यादा हीट लगी होगी तो कोई और करंट भी बन सकता है, नहीं बन सकता है? देखना एप्पल लोगों के बाद 200 क्रॉस करने के बाद मेनू में एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो गया? देखिए स्क्रीन आ रही है, आ रही है। स्क्रीन भी लगा के देख लेते हैं, स्क्रीन भी पड़ी थी यार हमारे पास। ये आपके स्किल का पीक है, मतलब इससे आगे नहीं सीखना होता है कुछ। यहाँ तक आ गया तो आप बहुत कुछ करने लगोगे अपनी लाइफ में। टच देख ले चला के, सही है। चलो, जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर आपके पास कोई रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे बायोनिक सीपीयू में निकाल सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। जो भी इस वीडियो में सीखा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।